नमस्कार, आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक तिवारी। संसदीय चुनाव के मद्देनजर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हर कोई अपने आप को और अपनी पार्टी को बेहतर बताने के साथ साथ विपक्षियों पर तंज कसने में जुट गया है। अगर इन नेताओं की माने तो अपने आप को बेहतर बताने के अलावे वो किसी को बेहतर नहीं बताते। उनकी नजर में एक उनकी मौजूदा पार्टी ही बेहतर होती है। मौजूदा पार्टी इसलिए क्योंकि उनको कब पार्टी बदलनी पड़ जाए ये तो उनको भी पता नहीं होता। इस वक्त हर कोई एक दूसरे की नाकामी को बताने में लगा हुआ है। अगर आप मेरी माने तो ये सबसे उपयुक्त समय होता है जब आप अपने एक बेहतर नेता की पहचान कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा मोकामा सीट को लेकर है। एक पल्ले में बाहुबली अनंत सिंह है तो वहीं दूसरे पल्ले में और सभी पार्टियां। मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है और वो किसी की बात नहीं सुनते। उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, इसलिए सबकी नजर मोकामा सीट पर टिकी हुई है। इस बारे में सूबे के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और जदयू प्रवक्ता तथा विधान पार्षद नीरज कुमार ने सोमवार को मोकामा के भगवानपुर परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उसके बाद एनडीए कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। इस दौरान ललन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी के बारे में हमारे विशेष संवाददाता रविशंकर से क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अपने राजनीतिक गलियारों को चमकाने में जुटे राज्यसभा सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी के बारे में क्या कहा, अब वो भी सुन लीजिए। विपक्ष के दुलरवा को उत्तर प्रदेश जाने की फुर्सत है। यहां के विधायक मंत्री को, यहां के पूर्व चीफ मिनिस्टर को गठबंधन की राजनीति पर हाय तौबा करने की फुर्सत है। अब हमारा सवाल है इन नेताओं से, क्या वाकई में तेजस्वी को लालू प्रसाद के कार्यकाल याद नहीं है? क्या सच में मोकामा का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो सका है? अगर उतना विकास नहीं हो सका है तो कामकार सुशासन बाबू की सरकार अपने शासनकाल में क्या कर रही थी? आखिरी और विचाराधीन सवाल, आखिर अब इनकी नींद कैसे खुल गई? अब इनको क्यों दिखने लगा मोकामा का अधूरा विकास? वैसे जो भी हो, राजनीति तो राजनीति है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। अब बारी आपकी है, आप हमें कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, इसलिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मोकामा से आपका पसंदीदा नेता कौन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हमारा सभी न्यूज आपको मिलता रहे। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक कर दें। और भी ऐसे कार्यक्रम लेकर हाजिर होते रहेंगे। साथ ही आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक तिवारी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा 2 दिन के लिए अपनी पूरी टीम के साथ बिहार आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की आंधी कुछ इस कदर तेज हो गई है, मानो राजनीति का रुख पलट कर रख देगी। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2014 के चुनाव के मद्देनजर राजनीति में बदलते बयारों और बढ़ते सोशल मीडिया के प्रकरणों को देखकर पिछले वर्ष चुनाव आयोग ने एक 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो मीडिया के प्रसार को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 126 की समीक्षा के लिए किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा खुद करते हैं। इस कमेटी में आयोग के 9 अन्य सदस्यों के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक नामित सदस्य शामिल किए गए हैं। अब इस कमेटी ने चुनाव आयोग से आदर्श आचार संहिता में संशोधन करने की सिफारिश कर दी है। इस सिफारिश में पार्टियों को पहले चरण के मतदान समाप्ति के 72 घंटे पहले अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के नियम बनाने की मांग की गई है। आयोग ने देश के सबसे बड़े चुनाव आयोग से सिफारिश करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपी है। कमेटी ने अपने सुझाव में चुनावी प्रचार पर रोक का दायरा सोशल मीडिया, इंटरनेट, केबल टीवी और प्रिंट मीडिया के ऑनलाइन संस्करणों तक बढ़ाने की बात को कहा है। साथ ही सोशल मीडिया एजेंसी को राजनीतिक प्रचार की चीजों को अन्य सामग्री से अलग करके दल और उम्मीदवार के इन माध्यमों पर खर्च किए पैसों का हिसाब रखने के लिए भी कहा है। कमेटी ने यह रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव उपायुक्त अशोक लवासा को सौंपी है। बता दें कि मौजूदा नियमों में घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कोई बंदिशें नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपना घोषणा पत्र 7 अप्रैल यानी कि पहले चरण के मतदान वाले दिन जारी किया था। उस वक्त इस घटना को कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभावित करने का प्रयास बताकर आयोग से इसकी शिकायत भी की थी, मगर घोषणा पत्र को लेकर कोई कानून नहीं होने के कारण आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सका था। जानकारी के अनुसार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा 2 दिन के लिए अपनी पूरी टीम के साथ बिहार आ रहे हैं। 17 जनवरी को बिहार के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 18 जनवरी को समीक्षा करने के बाद वे लौट जाएंगे। इस दौरान वे लोकसभा चुनाव के पहले तैयारियों का जायजा भी लेंगे। साथ ही बिहार के अधिकारियों के अलावा वे राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक करेंगे। वैसे आपने भी देखा होगा कि राजनीति में अपनी कुर्सी पाने को बेताब राजनीतिज्ञ कुछ समयों के लिए संवैधानिक नियमों को दरकिनार कर अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आदर्श आचार संहिता में संशोधन की दरकार है या नहीं? अब बारी आपकी है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, इसलिए आप हमें कमेंट में बताएं, घोषणा पत्र घोषित करने के समयावधि में संशोधन होना चाहिए? क्या इस पर कानून बनाना ठीक होगा? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारा सभी न्यूज़ आपको मिलता रहे। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और भी ऐसे कार्यक्रम लेकर हाजिर होते रहेंगे। साथ ही आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। फिलहाल अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक तिवारी। 2014 में संसदीय चुनाव के वक्त राजनीति में एक नया रणनीति पैदा कर दिया गया और यह रणनीति उस वक्त सत्ता पाने में काफी कारगर भी साबित हुई। अब एक बार फिर से कुछ पार्टियां उसी रणनीति पर काम करने में जुटी हुई हैं। हमारे सिटी पोस्ट लाइव के राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति अलग अलग चुनावी क्षेत्रों के मद्देनजर जनता के हित में नहीं है। मतलब साफ है, यह रणनीति जनता को ध्यान में रख करके उनके हित के लिए नहीं बनाई गई है। यह रणनीति अपने राजनीतिक कमजोरियां छुपाने और अपने लिए सत्ता हासिल करने को लेकर बनाई गई है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि चौथे स्तंभ में आने वाले भारतीय मीडिया ने भी कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया और ना ही अब तक कभी चुनाव आयोग ने सवाल उठाया है। और तो और भारतीय मीडिया इस चुनावी रणनीति को अलग अलग प्लेटफॉर्मों के जरिए अलग अलग तरीके से पेश भी करती रही है। वो रणनीति यह है, चुनावी परिणाम घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के तरफ से इस बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार घोषित किया जाता है और होगा भी कुछ ऐसा ही। अब जरा सोचिए इन बातों को। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, अगर वहां से आपके सांसद प्रतिनिधि अच्छा ना हो, आप उसको पसंद ना करते हो, साथ ही अगर आप मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते हो, तो क्या आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र का विकास संसद महोदय के हाथ में है और देश का विकास फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और अगर आगे भी आप उन्हीं के हाथ में अगर देना चाहते हो तो ये रणनीति आपके लिए तो कारगर साबित नहीं हुई। तो अब ठीक ऐसा ही सवाल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद को रिप्रेजेंट कर रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी से भी एक इंटरव्यू के दरमियान पूछा गया। सवाल था, क्या 2019 के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, मायावती या राहुल गांधी? यह प्रश्न पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि यह चुनाव किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। वाकई ये बहुत बड़ा जवाब है। यह चुनाव संविधान और देश को बचाने का चुनाव है। तेजस्वी ने कहा कि हमें देश के संविधान को बचाना है और जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसका समर्थन करेंगे। यह चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस देश की जनता के बीच है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के साथ आपका बिहार के लिए हाथ मिलाना सही होगा? इस पर जवाब रहा, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन्हें बढ़ने देना चाहिए। कांग्रेस तो एक पैन इंडिया पार्टी है। बिहार में भाजपा को हराने में कौन सी पार्टी सक्षम है और किसके वोट कितने प्रतिशत हैं, यह सभी को पता है। राजद तो केवल बिहार और झारखंड में लड़ती है, तो कांग्रेस को इसके मद्देनजर अपनी रणनीति तय करनी होगी। हमारी समझ में आपका एक वोट बहुमूल्य है, इसलिए आप साड़ी और पैसों की लालच में पड़कर इसे यूं ही ना बर्बाद करें। आप अपनी अहमियत को समझें और फिर वोट जरूर करें। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। इस खबर में इतना ही। आगे के लिए क्लिक करते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर एक न्यूज़ आपको मिलता रहे। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक कर दें। और भी ऐसे कार्यक्रम लेकर हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।